नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है निर्णय। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर जब वह टैक्सी लेने लगी तो पल भर के लिए उसका मन हुआ कि घर न जाकर वह कहीं भाग जाए सोनू को लेकर। फिर उतनी ही त्वरित गति से उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी तीनों मासूम बेटियों का चेहरा घूम गया। अपना घर, पति, बच्चे, एक स्त्री का संपूर्ण संसार तो बस इन्हीं तानों बानों में जकड़ा होता है। भाग सकने की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ता है स्त्री का अपना मन। नहीं, हार मानने से नहीं चलेगा। स्त्री जब एक बार मातृत्व के गुरु गंभीर पद पर आसीन हो जाती है तो उस पद की रक्षा करने का दुर्दम्य साहस भी स्वमेव ही चला आता है। अपनी सुसुप्त शक्ति को पहचानने भर की देर होती है बस। नहीं, वह हार नहीं मानेगी। भीतर ही भीतर स्वयं को दृढ़ता का पाठ पढ़ाती तौलती परखती वह टैक्सी में जा बैठी। रामबान अपने घर का पता बताकर उसने सोनू को सीट पर बिठा दिया। बैग आगे की खाली सीट पर रख दिया। पर्स से उसने सोनू के दूध की बोतल निकाली और उसे पकड़ा दी। सोनू उससे टिक कर अधलेटा हो गया। खुद को उसने सीट पर ढीला छोड़ दिया था तथा आंखें बंद कर ली। अपने 3 दिन के ससुराल प्रवास की एकाएक बात उसके सिर पर हथौड़ी जैसी बज रही थी। विदा लेते समय छोटी ननद सरिता ने भावोवेग में उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसने कहा था, अपनाया है तो रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ। सच्चाइयों से घबराकर संबंधों के प्रति बेईमानी नहीं हुआ जा सकता। फिर माँ बच्चे का संबंध किसी भी सहमति का मोहताज नहीं होता। ईमानदारी से भी अधिक जरूरी साहस है इस रिश्ते में, अपनी भराई हुई टूटती आवाज़ में कहकर वह कार में बैठ गई थी। सरिता वही घर के गेट पर खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही थी। वापस के पूरे सफ़र में सरिता की कही बातें उसके दिमाग में घूमती रही थी। वह रोना चाहती थी, चिल्ला चिल्ला कर अपने भीतर का सारा आक्रोश निकाल देना चाहती थी। क्यों उसके आसपास के सारे लोग इतने स्वार्थी हो कर सोच रहे थे। क्यों सरिता के सिवा किसी अन्य को उसका दर्द दिखाई क्यों नहीं देता। इतना निर्मम तथा कठोर कैसे हो सकता है कोई। ये तो वह जब भी ससुराल से लौटी है कभी खाली नहीं लौटी। माँ तथा बड़ी ननद सुषमा जीजी की तीखी कड़वी बातों से भरा दुखी हताश दिल दिमाग को लेकर ही लौटी है। पर 1.5 साल पहले जब पहली बार नन्हे से सोनू को गोद में लिए ससुराल आई थी तो इन्हीं माँ तथा जीजी ने हम दोनों को जैसे पलकों पर उठा लिया था। पोते को गोद में उठाए दादी पूरे मोहल्ले में घूम आई थी। रोज शाम के वक्त उसकी नज़र उतारती थी और अब एक सच ने मानो ममता प्रेम वात्सल्य सब पर डाका डाल दिया था। आने से पहले उसे तनिक भी अंदेशा नहीं था कि वहाँ ये सब हो जाएगा। अनमनी अवश्य थी। पहली बार अकेले जा रही थी, जबकि लड़कियों की परीक्षाएं सिर पर थी। बुआ के पोते की नामकरण पर जाना कोई इतना ज़रूरी तो था नहीं, पर नीलाभ नहीं माने। दरअसल उसका ससुराल और नीलाभ की बुआ का घर एक ही मोहल्ले में है, इसलिए उनका तर्क था कि बुआ के घर की खुशी में सम्मिलित होने के बहाने वह अपने ससुराल वालों से भी मिलाएगी। साथ ही सारी बिरादरी से वे मेल मुलाकात भी हो जाएगी। एक तरह से नीलाभ ने उसे जबरन ठेल ठाल कर भेजा था। उसे चीड़ हो रही थी नीलाभ की बचकानी जिद पर। वह उसके पीछे छिपी उनकी मनसा को भांप नहीं पाई थी। ट्रेन 4 घंटे लेट थी। ससुराल का ड्राइवर स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। घर पहुंची तो वहां की हवा में उसे कुछ भारीपन सा लगा था। माँ व जीजी दोनों ही कुछ उखरी उखरी लग रही थी। सोनू को भी दोनों में से किसी ने हुलस कर पहले की भांति गोद में उठाकर लाड़ प्यार की बौछार नहीं की थी। उसका जी तो उसी समय हुकर गया था। जेठानी प्रभा औपचारिक नमस्ते के बाद रसोई में जा चुकी थी। कुछ देर बाद चाय नाश्ता व सोनू का दूध रखकर फिर गायब हो गई थी। नौकर से कहकर माँ ने उसका सामान ऊपर वाले छोटे कमरे में रखवा दिया था। शाम 5 बजे बुआ के घर के लिए निकलने व अभी ऊपर जाकर आराम करने की हिदायत देकर दोनों उसे बैठक में अकेला छोड़कर निकल गई थी। उसका व सोनू का खाना भी जीजी ने ऊपर ही भिजवा दिया, जिसका एक निवाला तक उसके गले से नहीं उतरा था। 4 साढ़े 4 बजे वह नीचे आई तो देखा
माँ ने पूरी तैयारी कर रखी है। अपनी नंद के घर जो नेग लेकर जाने हैं वे सब पलंग पर फैलाकर रखे थे। उसे सब दिखाती हुई माँ बोली, छौड़ियाँ चाहे बूढ़ी ही क्यों न हो, रहेगी छौड़ियाँ ही न। घर की माई बापू और भाई का साया सिर पर से उठ गया तो क्या हुआ, भौजी तो जिंदा है ना अभी। मेरे होते कभी मायके की कमी न अखरेगी तुम्हारी बुआ को। इतने दिनों के बाद आई है उसके घर में खुशी, सारी बिरादरी देखेगी, इसलिए करना पड़े है ये सब। लहूलुहान कलेजे के बावजूद हंसी ने एक हिलोड़ी से ले ली, जिसे उसने भीतर ही दबा लिया। दोहरी बातें करने में पारंगत है माँ। तोहफे तो उसके पास भी थे। नीलाभ ने अपनी माँ, जिज्जी, भाई भाभी तथा बच्चों के लिए अलग अलग उपहार भेजे थे। सब ज्यों के त्यों रखे थे बैग में। जब बैग खोला तो सारे उपहार मुँह चिढ़ाते से लगे थे उसे। ये जो सब मिलकर उसकी भावनाओं की, ममता की हत्या करने पर तुले हुए हैं, उन्हें किस कलेजे से जाकर थमाए उपहार। फिर पता नहीं क्या सोचकर वह उठी और अपनी तरफ से बुआ को देने लाए हुए उपहार निकाल लाई। बुआ तथा उनकी बहू की सारी व नवजात पोते के लिए चांदी के तार के काले मोतियों वाले करे लाई थी वह। माँ को दिखाकर ये सामान भी उसके ने अन्य वस्तुओं के साथ पलंग पर रख दिया। कुछ भी हो, बिरादरी के सामने तो घर की बातों को ढक कर ही रखना पड़ता है। बहू होकर वह अलग से कैसे करेगी लेन देन। मन की करवाहट मन में ही दबा ली थी उसने इस समय। कुछ ही देर पहले तो माँ ने छोरियाँ जनने वाली डायन कहा था उसे। मुझे तो पहले से ही शक था कि यह इसका अपना जाया नहीं है, जिज्जी बोली थी। दोनों आंगन में चारपाई डाले साग बीन रही थी। उन्हें पता नहीं था कि वह आंगन में ठीक ऊपर लगे लोहे के जाल की मुंडेर पर खड़ी सुन रही है। अभी नहाकर निकली थी वह। सफ़र में पहने अपने वो सोनू को कपड़े धो डाले थे उसने, तार पर सूखने को डाल रही थी। इस औरत ने पता नहीं क्या जादू कर रखा है। अपना नीलाभ तो ऐसा कभी नहीं था। इतने साल भनक तक न लगने दी सच्चाई की। अब जो भी है इस अपाहिज से पीछा तो छुड़ाना ही पर होगा भाई। जिज्जी का जहरीली फुकार से उसका रोम रोम जल उठा था। कोई स्त्री इतनी कठोर कैसे हो सकती है। माँ कहती हैं उनका बेटा उसके बहकावे में आ गया है। बेशक अलग गृहस्थी बसाकर बैठी है, पर बहू है कि घर की बहू न बनकर रहे। सिर पर चढ़कर नाचने न देंगे। नीलाभ अनाथ नहीं है, उसके सिर पर माँ का साया है। अभी बहू होकर इतना बड़ा निर्णय लेने का उस अकेली को कोई हक नहीं। कलेजा बर्फ का हो गया था उसका, हाथ पांव सुन्न हो गए थे। घर भर के ठंडे व उपेक्षित व्यवहार का कारण पल भर में उसे समझ में आ गया। उसे ट्रेन पर बिठाते ही नीलाभ ने इन लोगों के आगे वह सारा सच उगल दिया था, जिसे वे दोनों आज तक अपनी परछाई से भी छिपाकर रखते थे। माँ ने क्या आग उगली, जिज्जी ने क्या दंश दिए, सब बेईमानी हो गए थे नीलाभ के विश्वासघात के आगे। अपना वश नहीं चला तो उस पर घर वालों का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे नीलाभ। यही चूक गए नीलाभ। पहचान नहीं पाए उसे। वह तो उसी क्षण उसी रात पूरे रूपेण माँ बन गई थी बेटे की। ममता भी कहीं आधी अधूरी होती है। अब शरीर में कुछ दोष है तो इस नन्ही सी जान की सेवा के लिए परिवार या नीलाभ कौन होते हैं रोड़ा अटकाने वाले। अब यह तो नहीं हो सकता कि एक दिन अचानक से एक अनजान बालक को गोद में डाल दिया और कहा, यह लो बेटा बना लो। फिर कह दिया, नहीं यह बेटा नहीं हो सकता, छोरो आओ कहीं। और हैरानी थी कि कमी उजागर होते ही बेटे पर जान न्यौछावर करने वाला पिता इतना कठोर हृदय हो सकता है। भीतर की सारी उथल पुथल भीतर ही समेटे ऊपर से सामान्य दिखने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करती वह बुआ के घर में सबसे मिलती मिलाती रही थी। नामांकन से लौटकर रात को माँ तथा जीजी ने उसे आ घेरा था। उन्हें हजम ही नहीं हो रहा था कि उसने सबसे इतना बड़ा झूठ बोला कैसे। शक तो पहले से ही था। न दिन चढ़ने की खबर लगने दी, न दर्द उठने की। सीधा छोरा जनने की खबर सुना दी थी। छोरा ना हुआ कुम्हारा हो गया कि गए तो तोड़ लाए। अब नीलाभ नहीं चाहता था
तो क्यों सीने से चिपकाया है छोरे को, क्यों छोड़ नहीं देती इसे? पता नहीं किस जात कुजात का पाप है। अच्छा हुआ कि छोरा अपाहिज निकला, वरना हमें कभी कानो कान भनक ना होती। बिफर तो सुबह से ही हो रही थी, दोनों कर कर पर पता नहीं कैसे जब्त किए बैठी थी। शायद उन्हें डर था कि ये सब बातें उठते ही कलेश मच जाएगा घर में। उसके रेणु बुसेरू विरोध तथा विद्रोह के स्वर इतने ऊंचे न हो जाएं कि उनकी गूंज बुआ के घर एकत्र हुए मेहमानों तक पहुंच जाए। सबको पता था कि वह आई हुई है विशेष तौर पर समारोह में सम्मिलित होने। बिफर कर कहीं वहां जाने से इनकार कर देती तो बिरादरी में माँ सब को क्या बताती उसके न आने का कारण। सिर झुकाए बैठी वह सोच रही थी कि यदि सोनू की माँ का कुछ अता पता होता तो नीलाभ अवश्य ही उसे वापस सौंप देते बच्चा। पर वह फिलहाल अनजान लड़की तो आसन्न प्रसव की थी जब नीलाभ ने नर्सिंग होम में पहुंची थी। आधी रात का समय था। स्टाफ और मरीज अधिक नहीं थे उस समय, बस एक आपातकालीन मरीज की देखभाल करने के लिए रुके हुए थे नीलाभ। कुछ ही पलों में बच्चा जना तो पता नहीं चुपचाप कब बच्चा वहीं छोड़ कर भाग निकली थी वह लड़की। पहले तो घबरा गए नीलाभ, पुलिस को सूचना देनी होगी। फिर अचानक उनकी छठी इंद्रियां सक्रिय हो गई। लड़का है जो यूं इसे पैदा कर ये के छोड़कर भाग निकली है, वह वापस आने से तो रही। उन्होंने तुरंत उसे फ़ोन किया तथा अस्पताल बुला लिया। एक बिस्तर पर लिटाकर वापस ही पालने में वह नवजात शिशु लिटा दिया। सुबह होते होते यह खबर चारों ओर फैल गई कि रात में पुत्र को जन्म दिया है डॉक्टर साहब की पत्नी ने। सब हैरान थे। अच्छा, मैडम गर्भवती थी, पता ही न चला। आस पड़ोस भी हैरान था। सबको डॉक्टर साहब ने अपनी बातों से संतुष्ट कर दिया। वैसे भी वह कहाँ ज़्यादा उठती बैठती थी पड़ोस में। छोटे शहरों में भी आजकल वह बात नहीं रही। कौन किसकी इतनी खबर रखता है। बधाई दी गई, मिठाइयाँ बांटी गई, जश्न हुए। यही माँ और जीजी बलाएं लेती न अघाती थी। और अब इतना जहर। 5 बजे की ट्रेन थी उसकी वापसी की। उसके निकलने से घंटा भर पहले सरिता आ पहुंची थी उससे मिलने। कोई और वक्त होता तो वह 100 गिले शिकवे करती अपनी प्यारी नंद, अपनी बचपन की सखी सरिता से। पर जब से आई थी इतने तनाव, कलेश और परेशानियों में फंसी थी कि उसे स्वयं भी कहाँ याद रहा एक बार सरिता को फ़ोन ही कर लेना। सरिता का ससुराल स्टेशन के पास ही रमेश नगर में है। कुल आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। पर पता नहीं क्यों वह कल बुआ के घर भी नहीं आई थी। आज आई है जब समय ही नहीं बचा है बैठकर 2 बातें करने का। सरिता आई तो जैसे उसकी रुकी हुई सांसें भी चलने लगी थी। बचपन में उसका मायका तथा ससुराल दोनों परिवार एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों साथ साथ पढ़ती थी, एक ही कक्षा में। पक्की सहेलियां थी दोनों। सूखे कुएं के पीछे बुढ़िया के घर में से अमरूद तोड़कर चुराने हो या पेट दर्द का बहाना कर स्कूल से छुट्टी मारनी हो, दोनों हमेशा साथ होती थीं। 7वीं 8वीं तक आते आते तो इन दोनों की करगुजरियाँ जासूसी एवं रूमानी उपन्यास पढ़ने तथा कभी कभार मौका पाते ही सपना टॉकीज में छिपकर पिक्चर देख आने तक बढ़ गई थी। क्या मजाल कि दोनों के बीच की बात की तीसरे को भनक तक लग जाए। उसके बाद साथ छूट गया था। सरिता के पिता का तबादला हो गया था। बाद में जिस किसी बिचौलियों की सहायता से सरिता का रिश्ता नीलाभ के लिए आया, तब से स्वीकृति की मोहर इसलिए लगाई गई थी कि कभी दोनों परिवार एक दूसरे के साथ एक ही मोहल्ले में रहते थे, जानते थे एक दूसरे को। दूसरी ओर वह थी कि डॉक्टर पति पाने से भी अधिक प्रसन्नता उसे सरिता को नंद के रूप में पाने की हुई थी। आज तक बदला नहीं है वह रिश्ता। यह बात छिपी तो नहीं किसी से, फिर भी जीजी ने उस पर दबाव बढ़ाने के लिए सरिता को बुला भेजा था। उन्हें शायद लगा था कि इस विषय से सरिता अपनी सखी की नहीं बल्कि माँ तथा जीजी का ही साथ देगी। आखिर उसे भी तो कुछ नहीं बताया गया था। वह धोखे में ही थी। आते ही सरिता उसके गले लग गई थी। 3 दिनों में पहली बार आंखें छलक आई थी उसकी। आंसू भी शायद तभी बहते हैं जब कोई पूछने वाला हो सामने। उसने इतना बड़ा सच छिपाया था सरिता से भी,
पर उसे जरा भी बुरा नहीं लगा था। उसने तो अहमियत ही ना दी थी इस बात की, जिस पर वो जानने का कोई कारण ही ना हो। उसे न भी बताया जाए तो क्या हर्ज है। सबको सुनाकर कहा था सरिता ने, वे सब बड़े हैं तो क्या दूसरे को सिर झुकाकर उनकी जायज़ नाजायज़ बातें माननी होगी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।